हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इससे पहले का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक न्यूमेरिकल का था। हमने आपको 3 गति के समीकरण बताए थे। उन्हीं गति के समीकरणों पर हम अपना न्यूमेरिकल देख रहे थे। एक बार पुनः हम आपको गति के समीकरणों से अवगत कराते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखें, जो गति के समीकरण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला हमारा जो होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या होता है आपका? v जो होता है अंतिम वेग होता है। u क्या होता है? u आपका प्रारंभिक वेग होता है। a क्या होता है? स्मॉल a आपका त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। t क्या होता है? समय अंतराल होता है। ये हमारे पहले गति का समीकरण है। प्रथम गति का समीकरण यही होता है। दूसरा गति का समीकरण होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 प्रकार के हमारे गति के समीकरण हैं। इन सभी गति के समीकरणों में u v a t s एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे यहाँ पे v लिखा गया, u लिखा गया, a t लिखा गया, यहाँ पे u है, t है, a है, v है, तो ये ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन में हमारा v अलग होगा तो इस इक्वेशन में v कुछ अलग है। यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही चीज़ को डिनोट करती हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो v यहाँ है, मतलब जैसे यहाँ पे पहले समीकरण में जो v है ये हमारी ये हमारे अंतिम वेग होता है। तो इस समीकरण में जो v का स्क्वायर है ये भी अंतिम वेग का स्क्वायर है। बात समझ में आई? ये अलग नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से एक बार पुनः समझते हैं। देखिए, v किसे कहते हैं? स्मॉल v जो होता है ये हमारा अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। और स्मॉल u जो होता है ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। और जो स्मॉल a होता है ये त्वरण होता है सभी इक्वेशंस के लिए। एंड जो स्मॉल t है ये हमारा समय है। और जो स्मॉल s है ये हमारा दूरी है। बात समझ में आई? ठीक है। अब साथ ही साथ कुछ और बातें हैं जो कि आपको इस इक्वेशन के लिए ध्यान रखनी है। जैसे पहली बात कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था से चलना शुरू कर रहा है तो विराम की अवस्था से चलने पर जो उसका प्रारंभिक वेग यानी u होता है विरामावस्था के लिए u बराबर 0। पहली बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। एंड दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि अगर प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा हो कि इतने समय के बाद गाड़ी चलकर रुक गई या ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई, तो इन सभी केसेस में, इन सभी परिस्थितियों में जो हमारा अंतिम वेग होता है ये अंतिम वेग यानी v शून्य लिया जाता है। अगर न्यूमेरिकल में हमको इनके विषय में नहीं दिया गया तो हम स्वतः अपने पास से रख लेंगे। बात समझ में आई? एंड स्मॉल a के लिए अगर ब्रेक लगाया जा रहा हो तो वहां मंदन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? मंदन। और ब्रेक लगाने के बाद अगर आपको त्वरण दिया गया है तो ये त्वरण आप निगेटिव रखेंगे, क्योंकि ये त्वरण नहीं होता है, ये मंदन होता है। बात समझ में आई? और अगर वेग में वृद्धि हो रही है, मतलब ये कहा जा रहा हो कि पहले इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, अब यहां से बढ़कर के इतने मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले रही है, तो जब वेग में वृद्धि हो रहा हो, बात समझ में आई? जब वेग में वृद्धि होगी तो उस केस में, उस कंडीशन में जो त्वरण होगा, इस त्वरण का मान हम पॉजिटिव रखेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ इन बातों को आप ध्यानपूर्वक अपने अच्छे तरीके से समझकर तब न्यूमेरिकल पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल में हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर के 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए गए आप मानों को लिखिए। देखें, t बराबर समय यानी t बराबर दिया गया हमको 10 सेकेंड। ठीक, एक गाड़ी है और ये गाड़ी 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़कर के 72 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल अर्जित कर ले रहा है। ठीक, तो यहां जरा देखिए,
जो पहले चाल लिखा जाता है, जो वेग पहले लिखा जाता है, इसे आप प्रारंभिक वेग कहिए। बात समझ में आई? तो इसमें देखो पहले ये कहा है कि 10 सेकंड में कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर के 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो पहले कौन से वेग का नाम ले रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे वाला ना। तो आप इस 36 किलोमीटर प्रति घंटे वाले वेग को प्रारंभिक वेग कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब कह रहा है से बढ़ करके वो हो जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये यहां से बढ़ करके यहां हो रहा है ना, तो ये आपका प्रारंभिक वेग और ये आपका अंतिम वेग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंतिम वेग v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको ज्ञात क्या करना है? गाड़ी का त्वरण ज्ञात करना है, यानी स्मॉल a ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन मार्क। अब पहली बात तो ये कि जो वेग है, जो आपको वेग दिया गया है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। और आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि आप अधिकतर स्थितियों में प्रयास ये करेंगे कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो। क्यों? क्योंकि समय कितना दिया गया है? सेकंड में दिया गया है। और यहां समय जो वेग ज्ञात किया जा रहा है, ये कितना किस रूप में किया जा रहा है? एक घंटे में किया जा रहा है। मतलब ये घंटे में है, यहां जो समय काउंट किया जा रहा है ये घंटे में, जबकि यहां जो समय है ये सेकंड में। तो अगर मात्रक अलग अलग पद्धतियों में होंगे और तब इन्हें आप किसी एक इक्वेशन के जरिए सॉल्व करेंगे, तब जो उत्तर आएगा वो गलत आएगा। बात समझ में आई? तो आप ये प्रयास करेंगे कि सभी मात्रक आपके एक यूनिट में हो, एक पद्धति में। तो चलिए इसको एक यूनिट में लाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन वेगों को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो इसे आप ऐसे लिख दो, u बराबर 36 किलोमीटर बटे घंटा। हावर्स, हावर्स मीन्स घंटा, इसको हिंदी में लिखो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैंने बताया था कि अगर मात्रक बटे में है तो उन्हें प्रति में पढ़ते हैं। बात समझ में? उन्हें प्रति में लिखते हैं। तो क्या प्रति में लिखा गया तो उसे हम बटे में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कर लो, 36 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा है ऐसे, यहाँ पे एक कर दो, यहाँ पे एक कर दो, कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। 36 गुणे 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। हाँ, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। अब यहाँ जरा देखो, आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर, इसे साइड में कहीं एक्सक्यूज दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। और 1000 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 के घाते 3। या नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे लिख लो 1000 मीटर। बात समझ में आई? 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। क्लियर? अब ये हो गया 36 गुणे 1 किलोमीटर के स्थान पे कितना? ये हो गया 1000 मीटर बटे, देखो भाई 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो हमने 1 किलोमीटर के स्थान पे कितना रख दिया? 1000 मीटर रख दिया। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड हो गया, तो आप यहाँ 3600 सेकंड लिख दो। हो गया? 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। और यहां से u बराबर, देखो ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 5 2 5 10, 2 1 2 2 8 16। ये हो गया 5/18। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 5/18। और मात्रा कब देखो किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। मात्रा किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। और यहां से 18 दूनी 36 और u इज इक्वल टू 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई? देखो प्रारंभिक वेग मिल गया कि नहीं मिल गया।
अच्छा, अब यहाँ से ये तो पूरा डिटेल है, ये यूनिवर्सल तरीका है किलोमीटर को मीटर में चेंज, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अब आप शॉर्टकट मेथड देख लीजिए। 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड का रूप ले लेगा। बात समझ में? तो दूसरा वाला जो है उसको आप क्या करो, ऐसे सरल तरीके से निकालो। जैसे जो अंतिम वेग था, अंतिम वेग v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा था ना। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो ये हो जाएगा 72 गुणे 5/18, और जैसे 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ही मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज होकर के मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आई? और यहाँ जरा देखो, जब है देखो 18 करने में 18, 18 चौक 72 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 4, 4 पंचे 20, हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई? तो देखो, प्रारंभिक वेग किलोमीटर प्रति घंटे में दिया था, हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अंतिम वेग भी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया था, इसको भी हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमें त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? त्वरण, स्मॉल a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब चलिए देखिए क्या करें। क्या क्या क्वेश्चंस में ज्ञात है? u v t a निकालना है। कौन सा समीकरण लगाएं कि ये आसानी से निकल जाए? पहला वाला। अगर पहला वाला आप लगाओगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो, v ज्ञात, u ज्ञात, t निकालना है, सॉरी a निकालना है, t दिया गया है। तो यही समीकरण सबसे बेटर है, और किसी से आपका ये नहीं निकलेगा। और किसी से अगर आप निकालने जाएंगे तो देखिए, जो दूसरा समीकरण होता है, दूसरे समीकरण में भी दूरी की आवश्यकता होती है, तीसरे समीकरण में भी दूरी की आवश्यकता होती है। और एक इक्वेशन से अगर 2 पर्सन अननोन है तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। यहाँ जरा देखो, इस इक्वेशन में एक ही चीज तो नहीं ज्ञात है, त्वरण, और वही तुमको निकालना है। चलिए यहां से v का मान कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर u का मान कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। स्मॉल a का मान कितना निकालना है, t का मान कितना, 10 सेकंड। तो स्मॉल a गुणे t है, 10 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 इंटू a। ठीक है, अब यहाँ घटाओगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 इंटू a, और a इज इक्वल टू है 10/10, और 10/10 माने 1, हो जाएगा स्मॉल a इज इक्वल टू 1, और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यहाँ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि जो अंतिम वेग था इसको भी हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, जो प्रारंभिक वेग था इसको भी हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये मान आप याद रखेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उस मान में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेट्स डू इट। एक कार विरामावस्था से चलकर, तुरंत विरामावस्था सुने ना, सुनते ही पहले चीज लिख लो, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। विरामावस्था का मतलब क्या है? होल्ड, रुका हुआ, विराम है। तो भैया जब वो रुका हुआ है तो क्या उसका कुछ वेग होगा? बिल्कुल नहीं।
बात समझ में आई? तो इसीलिए कार का जो कार है, कार का प्रारंभिक वेग कितना 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, गाड़ी हमारी विराम की अवस्था में। अब विराम की अवस्था से चलना शुरू कर रहा है और 10 सेकंड बाद, ये जो 10 सेकंड दिया ये समय दिया गया है, समय स्मॉल t बराबर 10 सेकेंड्स के बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका अंतिम वेग माना जाएगा। अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण स्मॉल a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां जरा आप देखो, अगेन समस्या वही है। जो प्रारंभिक वेग है ये मीटर प्रति सेकंड में है, जो समय है ये सेकंड में है, लेकिन जो हमको अंतिम वेग दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया, मात्रक सेम नहीं है। अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता अंतिम वेग, तब तो ये सभी दिए गए मानों के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप यहाँ फोकस करिए तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। कैसे बदलोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके है। देखो ऐसे 60 लिखा है, 60 में 5/18 कर दो और ये मीटर प्रति सेकंड लिख दो। तुरंत किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब चाहिए तो सॉल्व कर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए इसको। 2 9 18, 2 3 हम इतना, और v इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150/9 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 5 15 50। अब v इज इक्वल टू 50/3 मीटर प्रति सेकंड। हमको निकालना क्या है? गाड़ी का त्वरण निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। त्वरण निकालने के लिए v बराबर u प्लस AT से। देखो भैया एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय, 4 चीज कहा है तो हरदम पहला समीकरण लेकर चलेंगे। 100% ये रूल समझ लीजिए आप, ठीक? से v का मान कितना 50/3 इज इक्वल टू u का मान कितना 0 प्लस स्मॉल a कितना निकालना है, t कितना 10। यहां पे 0 को 10a में जोड़ोगे 10a आएगा, इधर आ जाएगा 50/3 इज इक्वल टू 10 इंटू 8। a 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे टर्म में इसको भेज दो तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 50/3 और गुणे 1/10, 10 5 50, स्मॉल a इज इक्वल टू 5/3, मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? तो अभी आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध है, उन पुस्तकों में इससे आधारित, इन पर आधारित जो भी आंकिक प्रश्न है, सभी आंकिक प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट में हमको क्वेश्चन नंबर करके बताइएगा, या फिर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। बात समझ में आई? इस पर आधारित शेष न्यूमेरिकल शेष आंकिक प्रश्न को हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।